नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों की भारी तैनातगी। भारतीय वायुसेना स्थानीय स्तर पर F-16 को मार गिराने वाली R-73 मिसाइल का निर्माण करेगी। भारत के स्टार्टअप डीजी प्रपल्सन ने मिनी जेट टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो अब सैटेलाइट आधारित क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ संचार की सुरक्षा करेगा। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ, जो कि MiG-21 बाइसन फाइटर जेट को लेकर आ रही है। बाड़मेर जिले के उत्तरलाई में भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट ने आखिरी उड़ान भरी है और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए MiG-21 बाइसन के साथ सुखोई 30 MKI ने भी उड़ान भरी। इस दौरान तीनों सेनाओं के सैनिक यहाँ पर मौजूद रहे। आप सब जानते हैं कि MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन ने लगभग 6 दशकों तक देश की सेवा की है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान MiG-21 बाइसन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओरियल्स के नाम से जाना जाने वाला स्क्वाड्रन 1966 में MiG-21 का संचालन कर रहा है और अब सुखोई 30 MKI विमानों से इसे लैस किया गया है। और दोस्तों, ओरियल्स नाम के इस स्क्वाड्रन में आने वाले समय में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स शामिल किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के MRF-8 टेंडर में राफेल, F-15EX और ग्रिपेन E टॉप कंटेंडर बन चुके हैं दोस्तों। लेकिन कुछ खबरें आई हैं इन फाइटर जेट्स की कीमतों को लेकर। दरअसल जहां अमेरिकी एयरफोर्स पहले 144 F-15EX फाइटर जेट्स खरीदने वाली थी, अब उनकी जगह वो 104 F-15EX फाइटर जेट्स को लेगी और कहा जा रहा है कि इसमें F-15EX की जो कीमत है वो $93.95 मिलियन तक होगी। लेकिन बोइंग ने कहा है कि वो इस कीमत को $80 मिलियन पर एयरक्राफ्ट पर ला सकता है। वहीं सैप का जो ग्रिपेन E फाइटर जेट है उसकी कीमत $85 मिलियन पर यूनिट है, जबकि यहाँ पर दोस्तों जो राफेल F-4 स्टैंडर्ड है वो 100 से 120 मिलियन पर यूनिट तक जा सकता है। हालांकि यहाँ पर राफेल फाइटर जेट काफी महंगा होगा अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। कारण रणनीतिक है। यहाँ पर राफेल फाइटर जेट का महंगा होना एक और कारण बताता है कि ये भारत के हिसाब से मॉडिफाई किए जाएंगे, तो ऐसे में इनकी कीमतें बढ़ना लगभग तय रहता है। और यही बात अगर हम F-15EX और सैप के ग्रिपेन E के बारे में भी करें तो जो इन्होंने कीमतें बताई हैं वो कीमतें और बढ़ सकती है अगर इन्हें भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर यानी कि LAC और LOC पर अपने जो 3 मौजूदा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्हें एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत रशिया के साथ 2 बाकी की बची जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी डिलीवरी को लेकर बातचीत कर रहा है। भारत के पास इस वक्त सिर्फ 3 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, जबकि डील 5 स्क्वाड्रन्स की हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर यह खबर भी आई है कि रशिया ने यूक्रेन युद्ध की वजह से जो इंडियन एयरफोर्स को S-400 की बाकी की जो 2 स्क्वाड्रन देनी थी उनका इस्तेमाल उसने यूक्रेन युद्ध में किया है। ऐसे में रशिया की तरफ से ये बात साफ नहीं हो पाई है कि रशिया भारत को कब तक इन 2 स्क्वाड्रन्स को डिलीवर करेगा। भारत चाहता है कि एक बार ये जो S-400 के स्क्वाड्रन्स पूरे हो जाते हैं तो इन्हें भारत अपनी रणनीतिक जगहों पर तैनात करके अपने सुरक्षा घेरे को और मजबूत बनाएगा। हालांकि भारत जानता है कि इसमें लेट हो सकता है, इसलिए आपको मैंने कल डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भारत अपने LRSAM/IRATS को भी तैयार कर रहा है, जिसकी डिप्लॉयमेंट 2028 तक हो पाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन आर्मी 423 यानी कि 423 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को खरीदेगी सेना के लिए, जिन्हें की प्लेन्स और जो सेमी हिली टेरेंस है उनमें डिप्लॉय किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि R-73E जो मिसाइल है वो भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक मानी जाती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास जो मौजूदा MiG-29 और Su-30 MKI की जो फ्लीट्स हैं उनमें ये मिसाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये फाइटर जेट्स भारत की वायु रक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन दोनों फाइटर जेट्स में R-73E मिसाइल लैस है, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर योजना के तहत इन मिसाइलों का निर्माण देश में करेगा। R-73E मिसाइल को दोस्तों रूसी टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है और ये कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। और इसका जो नया संस्करण है वो RVVMD है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। और यह मिसाइल दोस्तों हवाई लड़ाई के लिए ही डिजाइन की गई है और दिन या रात, यहाँ तक कि किसी भी चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वातावरण में भी ये किसी भी दिशा से हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। R-73E मिसाइल का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और हमलावर विमानों सहित अलग अलग विमानों पर किया जा सकता है और यही वजह है कि R-73 मिसाइल की जो ऑपरेशनल क्षमताएं हैं वो काफी प्रभावशाली हैं।
जिसमें कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 0.02 से और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले लक्ष्यों को ये रोकने में सक्षम है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि 2019 में दोस्तों R-73 का इस्तेमाल करके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। और इसीलिए दोस्तों आत्मनिर्भर योजना के तहत देश के भीतर R-73 मिसाइलों का निर्माण का प्रस्ताव मिसाइल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। और ये पहल न केवल भारतीय वायु क्षमताओं को मजबूत करेगी बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप ही इसे तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है दोस्तों। LAC की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें पता चलता है कि चाइना के इरादे अब ठीक नहीं है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों पर अगर यकीन किया जाता है तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगतीज के ठीक सामने भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भारत के खिलाफ चाइना की कोई ये साजिश हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी सेक्टर में चाइना की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और 2020 से आप सब जानते हैं दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि चीन ने गहराई वाले कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अपनी सेना को तैनात किया है और चाइना की सेना ने इस क्षेत्र में सड़क निर्माण से लेकर कई बुनियादी ढांचे भी तैयार करने शुरू किए हैं। हालांकि ये एक चिंताजनक बात जरूर है दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की घुसपैठ अक्सर होती रहती है। इसलिए भारतीय सेना को यहां पर पर्याप्त संख्या में और सैनिकों को तैनात करना होगा। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि चाइना की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और चाइना दोस्तों शुरू से ही तवांग पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना की जो तैनाती है उसे देखते हुए चाइना ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन चाइना इसके लिए कोशिश जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों ये भारतीय सेना है जो चाइना के इन मंसूबों को कभी साकार नहीं होने देगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रपल्सन ने मिनी जेट टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है और ये रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। बता दें कि डिफेंस स्टार्टअप डीजी प्रपल्सन ने सैन्य इनोवेशन के लिए अपने इनोवेटिव मिनी जेट टरबाइन इंजन के साथ परीक्षण किए हैं, जो कि मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवी की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और भारत के रक्षा प्रयासों को मजबूत करेंगे। इसके लिए डीजी प्रपल्सन ने शक्तिशाली इंजनों की तिकड़ी पेश की है, जिसमें कि DG-J20, DG-J40 और DG-J60 हैं। DG-20 की अगर बात की जाए तो ये टर्बोजेट इंजन एक चमत्कार से कम नहीं है, जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई वाहनों और अलग अलग डिफेंस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बात इस इंजन को अलग करती है वो है इसकी थ्रस्ट क्षमता, जो कि 20 किलोग्राम तक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है और यह साधारण गति DG-J20 को डीजी प्रपल्सन के प्रभावशाली जेट इंजन लाइनअप से आगे रखती है, जो कि यूएवी की जरूरतों को पूरा करने की बेजोड़ क्षमता रखता है। वहीं DG-J40 की अगर बात की जाए तो DG-J40 टर्बोजेट इंजन ये भी बेहद खास इंजन है। इसका इस्तेमाल भी मानव रहित हवाई वाहनों और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है और ये 40 kgf तक शक्ति उत्पन्न करता है। और डीजी प्रपल्सन का जो मिनी जेट टरबाइन इंजन की श्रृंखला का तीसरा DG-J60 है, ये टर्बोजेट इंजन विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहनों और विभिन्न रक्षा उद्देश्यों की मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। DG-J60 को जो चीज अलग करती है वो है इसकी थ्रस्ट क्षमता, जो कि 60 kgf तक पहुंचने में सक्षम है और यह असाधारण शक्ति DG-J60 को डीजी प्रपल्सन के जेट लाइनअप का शिखर बनाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं वो केवल कागजों पर ही इनोवेशन नहीं कर रही, बल्कि हकीकत में उस चीज को साकार कर रही हैं। और इस तरीके के इंजनों की दोस्तों सख्त जरूरत भारत को भविष्य में पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय आप सब जानते हैं कि मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म्स का है और उनका इस्तेमाल चाहे आप सर्विलांस के लिए करें या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर किसी भी चीज के लिए, इन सब एप्लीकेशंस के लिए एक स्वदेशी इंजन का होना बेहद जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो अब सैटेलाइट आधारित क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ संचार की यानी कि कम्युनिकेशन की सुरक्षा करेगा। हाल ही में दोस्तों भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 में एक शोकेस में इसरो ने इस अत्याधुनिक परियोजना का अनावरण किया, जो कि सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार टेक्नोलॉजी है। इसरो की जो इनोवेटिव अप्रोच है वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन की आधारशिला भी है। गणितीय एल्गोरिथम की जटिलता पर निर्भर पारंपरिक इंक्रिप्शन प्रणालियों के विपरीत क्वांटम कम्युनिकेशन अपनी सुरक्षा भौतिकी के मूलभूत नियमों से लेता है
और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी दोस्तों फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि कंप्यूटेशनल शक्ति में कोई भी संभावित प्रगति इसकी सुरक्षा को कमजोर नहीं कर सकती है। इसरो ने 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में क्वांटम की इंक्रिप्टेड सिग्नल का इस्तेमाल करके लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है, जो कि इस अत्याधुनिक तकनीक की व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है। इसरो का सैटेलाइट आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के भविष्य की एक झलक भी प्रदान करता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न गुप्त कोड न केवल अत्यधिक सुरक्षित है, बल्कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ भी है, जिन्हें कि समझना लगभग असंभव हो जाता है। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।